नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का पहला मॉडल पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग कुल 150 प्रश्न इसमें हल करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सबको पता होगा एडमिट कार्ड आ चुका है यूपीपीसीएस का। 24 अक्टूबर को जो है यूपीपीसीएस का एग्जाम आयोजित होने वाला है। तो आइए देखते हैं, पहला मॉडल पेपर है ये। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, सिंधु सभ्यता से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। 4 विकल्प है आपके सामने, इसमें आपको गलत विकल्प की पहचान करना है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन आप जो देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य महाराष्ट्र के दैमाबाद से प्राप्त हुए हैं, ये आपका गलत है। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका ये लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं, ना कि दैमाबाद से। तो सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहला जो दिया गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। दूसरा है, शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। और तीसरा, ऋग्वेद का 8वां मंडल अंगिरस वंश को समर्पित है, जबकि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। और चौथा है, लोपामुद्रा विदर्भ राज की कन्या थी, जिसका विवाह अगस्त ऋषि से हुआ था। यह ऋग्वेद के रचनाकारों में से एक है। कूट में से सही कथनों का चयन करना है। तो इसमें सभी कथन जो है सही हैं, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक सही कथन की पहचान कीजिए और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो पहला दिया गया, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और इसका दूसरा नाम जय संहिता है, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है आपका, रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद चोल शासक कुलोतुंग तृतीय के समय कवि कंबन ने किया था, जिसे रामायणम या रामावतारम नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दूसरा भी जो है सही है। तीसरा दिया गया, रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम बारबक शाह के समय कवि कृतिवास ने किया था, तो यहाँ पे आपका तीसरा भी सही है। और चौथा है, 20वीं शताब्दी में समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने सच्ची रामायण नाम से रामायण की रचना की थी, तो ये आपका यहाँ पे गलत है। तो पूछा गया, निम्नलिखित कूट में से सही कथन का चुनाव करना है। तो सही आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको बता दें कि जो 20वीं शताब्दी में जो है ईबी रामास्वामी नायकर उर्फ इनको पेरियार कहा जाता है, इन्होंने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की थी, ना कि ज्योतिबा फूले ने, इसलिए चौथा आपका गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 केवल सही है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, चौथा। यहाँ पे जातक बौद्ध साहित्य आधारित है, तो ये आधारित है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं पर। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, संगम युग के किस महाकाव्य को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है? तो ये है आपका शिल्पादिकारम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। शिल्पादिकारम नामक महाकाव्य को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। और संगम युग के कुल 5 महाकाव्य हैं, उसमें शिल्पादिकारम है, मणिमेखले है, जीवक चिंतामणि है, वलयपति एवं कुंडल केसी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, भारत देश का नाम भारतवर्ष सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है? तो यह मिलता है अष्टाध्यायी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाणिनि के द्वारा लिखा गया पुस्तक है अष्टाध्यायी, इसमें भारत सर्वप्रथम जो है भारतवर्ष नाम आया है। और सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। दूसरा है, अजंता की गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया। और तीसरा है, अजंता की खोज 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। और चौथा दिया गया है कि अजंता में मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से जो है सत्य कथन है, उसको पहचान करना है। तो यहाँ पे सभी कथन सही हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर जैसे लेखकों को अपने दरबार में संरक्षण दिया था? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा।
9वां प्रश्न है, सल्तनत कालीन सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, इसके काल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में आया था, ये आपका गलत है। बाकी जो है बलबन के विषय में कहा गया है तो जिले इलाही की उपाधि इसने धारण की थी, रक्त और लौह की नीति इसने अपनाई थी, सिजदा और पाबोस प्रथा का प्रचलन बलबन के द्वारा ही किया गया था। तो जो है डी ऑप्शन क्या है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। 10वां प्रश्न है, 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त मोर्चे की ओर शामिल नहीं हुआ था। तो इसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा बरार। और 11वां क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन से 2 पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे। तो वह थे अक्वावीवा और मानसेराट। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अकबर के निमंत्रण पर जो है पुर्तगालियों के द्वारा 2 पादरी, एक अक्वावीवा और दूसरे थे मानसेराट, ये अकबर के दरबार में भेजे गए थे और इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों से चर्चा करने के उद्देश्य से अकबर द्वारा इन्हें बुलाया गया था। 12वां प्रश्न है, मुगल काल में अनुदित निम्नलिखित पुस्तकों के संबंध में विचार कीजिए। पहला दिया गया है महाभारत, अब्दुल कादिर बदायूनी। दूसरा है राजतरंगिणी, टोडरमल। तीसरा है अथर्ववेद, हाजी इब्राहिम सरहिंदी। उपयुक्त में से सही सुमेलित कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है पहला और तीसरा ये सही सुमेलित है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे गलत है, राजतरंगिणी दिया गया है टोडरमल। तो राजतरंगिणी जो है ये आपका फारसी अनुवाद मौलाना सैरी ने किया था। इसका कौन किया था, तो मौलाना सैरी ने किया था, ना कि टोडरमल। तो केवल जो है 1 और 3 सही है, इसमें डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है शासक और दूसरी तरफ उपनाम दिया गया है, तो कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा यहाँ पे कोड के माध्यम से। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन। बहादुर शाह को क्या कहा जाता था, तो साहे बेखबर के नाम से जो है जाना जाता था। फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा जाता था और जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख कहा जाता था और मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है कौन सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक दिया गया पहली जनगणना। तो पहली जनगणना आपको पता होगा भारत में 1872 में हुई थी और उस समय शासक कौन था, तो लॉर्ड मेयो के काल में जो है पहली जनगणना हुई थी। और यदि पूछा जाए कि नियमित जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, तो वह रिपन के काल में 1881 ईस्वी में जो है नियमित जनगणना शुरू हुआ था रिपन के समय में, और पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुआ था। तो डी ऑप्शन ये आपका गलत है। बाकी लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट हुआ, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के समय में वुड डिस्पैच का जो है गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है कौन सा। तो इसमें बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह दिया गया लॉर्ड हेकल। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपको पता होगा 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। किसके समय में, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ये आया था, ना कि लॉर्ड हेकल। तो दूसरा यानी कि बी ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक, शिशुवध प्रतिबंध लॉर्ड विलेजली और नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय। तो बी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपका 16। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया पहला, केरल के वायकोम में मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन हुआ। दूसरा है राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तीसरा है देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया नील विद्रोह की पहली घटना नादिया जिले में हुई। दूसरा, नील विद्रोह को बंगाल के बुद्धिजीवियों, प्रचार माध्यमों, छोटे जमींदारों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। तीसरा है, नील बागान मालिकों के अत्याचार का बृहद चित्रण हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। और चौथा है, नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है
तीसरा जो दिया गया है कि नील बागान मालिकों को के अत्याचार का बृहद चित्रण हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है, ये आपका गलत है। यहाँ पे आपको बताना है कि नील बागान मालिकों के अत्याचार का बृहद विवरण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है, ना कि जो है यहाँ पे हरिश्चंद्र मुखर्जी दिया गया, तो ये आपका गलत है। तो केवल 3 यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेची आयोग का संबंध था, तो इसमें जो सही हो जाएगा अकाल से, सी ऑप्शन। स्ट्रेची आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था और इसका संबंध अकाल से था। 19वां क्वेश्चन है लखनऊ अधिवेशन 1916 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं सी ऑप्शन दिया गया, इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। तो आपको बताना है कि वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता AC मजूमदार यानी कि अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, और एनी बेसेंट ने वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की और वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो बाकी सभी आपका सही है, सी ऑप्शन ये इसमें सही नहीं है। 20वां प्रश्न है रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि मुस्लिमों ने इस कानून का समर्थन किया था, ये आपका जो है सही नहीं है। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित किया गया, जिसके विरोध स्वरूप जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक ने व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दिया और इस कानून के विरोध में हिंदू मुसलमानों ने मिलकर विशाल जुलूस निकाला, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया था। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब आप, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है कौन सा। तो इसमें डी ऑप्शन देख सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940, तो ये आपका गलत है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी, तो 1939 में किया गया था। बाकी सभी सुमेलित हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुई थी, लेकिन भारत आया 1928 में। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। दूसरा है कर्जन वाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने की थी, और तीसरा है भारतीय क्रांति की माँ मैडम भीका जी कामा को कहा जाता है। उपयुक्त में से सही कथन कौन सा होगा। तो इसमें तीनों ही सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकी चेक कहा था। दूसरा है मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्तावों का समर्थन किया था। तो उपयुक्त में से सही कथन कौन सा होगा। तो इसमें सही आपका केवल एक है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकी की चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था इन्होंने। दूसरा इसमें सही नहीं है। भारतीय नेताओं के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जगह क्रिप्स प्रस्तावों में जो डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई थी, जिसके कारण गांधी जी ने इसको उत्तर दिनांकी की यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों की आलोचना की क्योंकि इसमें सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की बात नहीं मानी गई थी। तो केवल और एक जो है इसमें सही है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं देश के विभाजन पर निम्नलिखित में से किसने कहा था हमारे आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ये कहा गया था। 25वां प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में नाथूराम गोडसे के साथ और किसे फांसी दी गई थी। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, नारायण आप्टे को नाथूराम गोडसे के साथ फांसी दी गई थी। 26वां प्रश्न है हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती ये हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग में जो है शामिल होते हैं। और इसमें एक और देश है इरिट्रिया, तो चूँकि जो है ये है नहीं, तो यदि हार्न ऑफ अफ्रीका में पूछा जाए कि क्योंकि जो है इसका आकार सींग के जैसा है इसलिए इसे हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और इसके अंतर्गत सोमालिया है, इथियोपिया है, जिबूती और इरिट्रिया आते हैं। अगला क्वेश्चन है बाब अल मंदेब जल संधि किन दो भौगोलिक भागों को अलग करती है। तो ये अलग करता है सोमालिया को यमन से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 28वां क्वेश्चन देखते हैं अब। तो निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सुएज नहर। और सुएज नहर
किसको जोड़ता है? तो यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है और यह जो है विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर अवस्थित नहीं है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नामीबिया। आप मैप में देखेंगे, वर्ल्ड मैप में, तो पूछा गया विषुवत रेखा पर अवस्थित देश कौन सा नहीं है? नामीबिया ये विषुवत रेखा पर अवस्थित नहीं है। बाकी सोमालिया, केन्या और गैबन ये सभी विषुवत रेखा पर अवस्थित देश हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक देश नहीं है? तो इसमें जो है डी ऑप्शन घाना सही हो जाएगा आपका। और अफ्रीका महाद्वीप के स्थलबद्ध देश में देखा जाए तो बोत्सवाना है, उसके बाद जाम्बिया है, रवांडा है, और घाना जो है ये स्थल रुद्ध देश यानी कि लैंड लॉक्ड देश नहीं है। 31वां क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा जिस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। यदि पश्चिम से पूरब की ओर बात करें तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर से ये यानी कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से साझा होता है। पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। मणिपुर इसमें जो है सीमा साझा नहीं करता है बांग्लादेश से। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें शिवालिक श्रेणी ये आपका ट्रांस हिमालय श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है आपका, हिमालय की पर्वत चोटियों के संदर्भ में पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा गया है, तो बी ऑप्शन सही होगा, नामचा बारवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और उसके बाद नंदा देवी। नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, नंदा देवी कहाँ पड़ता है? तो यह उत्तराखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता हुआ सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। पहला है सतमाला पहाड़ियाँ, दूसरा है कैमूर पहाड़ियाँ, तीसरा है पीर पंजाल श्रेणी और चौथा है नागा पहाड़ियाँ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन। सबसे पहले होगा सतमाला पहाड़ियाँ, फिर कैमूर पहाड़ियाँ, फिर जो है नागा पहाड़ियाँ, उसके बाद होगा पीर पंजाल श्रेणी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सतमाला पहाड़ियाँ आपको पता होगा महाराष्ट्र में है, कैमूर ये मध्य प्रदेश में है और नागा पहाड़ियाँ ये उत्तर पूर्वी भारत में है और पीर पंजाल ये आपका जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, समान धूप वितरण वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? तो यह कहलाती है आइसोहेल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बुध। सौरमंडल के ग्रह अपने आकार, संगठन करने वाले पदार्थ, तापमान तथा सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा की अवधि की दृष्टि से वह एक दूसरे से भिन्न है। जोवियन ग्रह बृहस्पति के समान ग्रहों को कहा जाता है। इनका निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ है। इनमें गैस एवं धूल कण की अधिक मात्रा होती है और इन्हें गैसीय ग्रह भी कहते हैं। जोवियन ग्रह जो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून है। और पार्थिव ग्रह यदि पूछा जाए तो ये सूर्य के अधिक नज़दीक हैं और एवं छोटे आकार के होते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण कम होता है और पार्थिव ग्रह में आपका बुध आ जाएगा, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आ जाएगा। तो पूछा गया जोवियन ग्रह नहीं है कौन सा? तो बृहस्पति ये पार्थिव ग्रह है, सॉरी बुध ये आपका पार्थिव ग्रह में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन, वेल्ड दिया गया ऑस्ट्रेलिया, तो ये आपका गलत है। वेल्ड ये आपको पता होगा जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में आता है और ये दक्षिण अफ्रीका में है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें दो टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो स्टेपी आपको पता ही होगा, एक आपका कहाँ पे है? तो स्टेपी आपका ये पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया जिसे यूरेशिया कहा जाता है, स्टेपीज पाया जाता है और ये शीतोष्ण घास का मैदान है। और पार्कलैंड ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, पार्कलैंड ये उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। उसके बाद डी है लानोस जो कि वेनेजुएला में पाया जाता है। तो लानोस भी आपका क्या है? ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है।
सवाना इसी तरह पूछा जाता है, पूर्वी अफ्रीका का है वो। सेल्वा ये आपका अमेजन बेसिन का है। उसके बाद पंपास अर्जेंटीना का है, ये शीतोष्ण घास मैदान है। प्रेरी अमेरिका का है, ये भी शीतोष्ण घास मैदान है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है तो डाउन्स है, और ये भी शीतोष्ण घास मैदान है। तो इसमें सी ऑप्शन क्या है, ये सुमेलित नहीं है। 39वां क्वेश्चन है, वह कौन सी जलधारा है जिसके काले पानी के कारण उसे काली धारा के नाम से जाना जाता है? तो वह क्यूरोसियो धारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। क्यूरोसियो जलधारा को उसके काले पानी यानी कि गहरे नीले रंग का पानी के कारण जापान की काली धारा इसे कहा जाता है। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ ज्वालामुखी दिया गया, दूसरी तरफ स्थान दिया गया, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, माउंट हेक्ला। तो माउंट हेक्ला ये आपका म्यांमार दिया गया, जो कि गलत है। माउंट हेक्ला कहाँ है? आइसलैंड में है। तो बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। देवबंद ईरान में है, माउंट कैमरून अफ्रीका में है, वेसुवियस इटली में है। इसी तरह आपका जो है फ्यूजियामा पूछा जाता है, जापान में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। एटना ये आपका इटली में है। स्ट्राम्बोली ये भी इटली में है। वेसुवियस ये भी इटली में है। एकांकागुआ ये आपका चिली और अर्जेंटीना में पड़ता है, ये शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो फेमस है, पूछा जाता है, तंजानिया में है। और मौना लोआ ज्वालामुखी ये आपका हवाई द्वीप में है। तो इतने जो है ज्वालामुखी हैं जो कि फेमस हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ये आपका सुमेलित नहीं है। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, ये परतदार चट्टानें होती हैं। दूसरा, इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है। तीसरा, ये आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। तो उपयुक्त कथन का निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों से संबंधित है ये? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बात हो रहा है किसकी? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति ये आर्कियन क्रम की चट्टानों की अपरदन और निक्षेपण से हुई है, और ये परतदार चट्टानें होती हैं। इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा जिले में हुआ है। और देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं जैसे हुई सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम आदि सभी जो है इन्हीं चट्टानों में मिलती हैं। और ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात हो रही है। 42वां प्रश्न है, कयाल पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका केरल में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केरल में पाए जाने वाले लैगून को कयाल कहा जाता है, और यह समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है, जो किसी पतली स्थलीय भित्ति के द्वारा सागर से अंशतः या पूर्णतः अलग हो जाता है। और इसका निर्माण अधिकांशतः अपतट रोधिका या प्रवाल भित्ति या कह सकते हैं प्रवाल बलय के द्वारा तटवर्ती जल को मुख्य सागर से पृथक कर देने से यह होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाए। कयाल कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। 43वां क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मूंगा रेशम का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है कौन सा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह ये आपका देश का सबसे पुराना और ये तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, और ये कृत्रिम एवं खुला सागरीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह हो गया, मारमुगाओ बंदरगाह एवं मुंबई बंदरगाह ये प्राकृतिक बंदरगाह हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 46। केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र ऋण के लिए कितने धन का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन दे सकते हैं, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1998 दिया गया है, जो कि ये गलत है। और एक जो है 1997, 1 जून 1997 से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों यानी कि बीपीएल को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करने के लिए यह प्रारंभ की गई थी, और यह 1997 से शुरू हुआ था, ना कि 1998 से। तो सी ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है। बाकी खाद्यान्न बैंक योजना 2001 में शुरू हुआ, और अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू हुआ। एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 में शुरू की गई थी।
दोस्तों अनअकैडमी पे अभी यूपीपीएससी यानी कि यूपीपीसीएस या यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम के लिए यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है और ये आपका 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 3 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन जो है दिया जाएगा। तो आप इसमें जो है बेहतर तैयारी कर सकते हैं और हमारा रेफरल कोड आप यूज करेंगे एग्ज़ाम लर्नर तो इससे आपको 10% का यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड ज़रूर यूज कीजिएगा और जो है अनअकैडमी पर ही उन्नत जो है लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स 7 अक्टूबर से चलाया जा रहा है। तो जो लोग लेखपाल बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं मुख्य परीक्षा के लिए ये क्रैश कोर्स जो है आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है ये पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और यह बैच 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्ज़ाम लर्नर ज़रूर यूज कीजिएगा जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा यानी कि 10% आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। तो दोस्तों जो है यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो अनअकैडमी जो है सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। आप वहां से जाके अपनी तैयारी को जो है कर सकते हैं। तो ये बैच जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया है वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। 48वां क्वेश्चन है भारतीय शेयर बाजारों के संबंध में क्या असत्य है यानी कि गलत कौन सा है। तो पहला दिया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स कहलाता है जिसमें कुल 60 शेयर शामिल होते हैं तो ये आपका जो है गलत है। और दूसरा दिया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE की स्थापना फिरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी बिल्कुल सही है। तो असत्य पूछा गया तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE एशिया एवं भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जारी संवेदी शेयर सूचकांक सेंसेक्स ये 30 शेयरों का होता है न कि 60 इसमें। तो पहला जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ योजना है दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दिया गया है तो आपको मिलान करना है इसमें। तो चलिए देखते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुआ 2015 में तो ये का हो जाएगा तीसरा। फिर है PM किसान सम्मान निधि योजना ये 2019 में शुरू हुआ था B का हो जाएगा दूसरा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इसकी शुरुआत 2007 में हुई C का हो जाएगा चौथा। और ई नाम योजना ये 2016 में शुरू किया गया था तो D का हो जाएगा पहला। 3 2 4 1 तो 3 2 4 1 आप देख सकते हैं C ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 50वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया भारत विश्व का तीसरा सर्वाधिक मत्स्य उत्पादक देश है। दूसरा है भारत विश्व में फल और सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो कूट से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा C ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत जो है विश्व का दूसरा सर्वाधिक मत्स्य उत्पादक देश है न कि तीसरा तो पहला भी गलत हो जाएगा। और भारत जो है विश्व में फल और सब्जियों का दूसरा सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो यहाँ पे जो दिया गया कि भारत विश्व में फल और सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादक देश है तो दोनों ही गलत है। फल और सब्जियों में दूसरा स्थान है पहला है चीन का और चीन जो है ये आपका मत्स्य में भी है पहले स्थान पे और सब्जी और फल के उत्पादन में भी विश्व में पहले स्थान पे है चीन। तो इसमें दोनों ही गलत है इसलिए C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ योजना है दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दिया गया है। चलिए देखते हैं। PM मुद्रा योजना जो है ये कब शुरू हुआ था 2015 में शुरू हुआ था तो पहला जो है गलत हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम 2015 दिया गया है जबकि 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2016 तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था 2014 में हुआ था न कि 2016 में तो तीनों ही जो है गलत है। तो पूछा गया इसमें से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो तीनों ही सुमेलित नहीं है इसलिए D ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के कृषि पर समझौते व्यवस्था के अधीन प्रदान किए जाने वाला घरेलू समर्थन यानी कि स्पेशल एंड डिफरेंशियल बॉक्स यानी कि SD बॉक्स क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे C ऑप्शन विकासशील देशों की गरीब व कम आय वाले उत्पादकों को दी जाने वाली निवेश सहायता।
अगला प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कौन सा है। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला जो दिया गया है कि इस योजना के अंतर्गत सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक ऋण प्रदान किया जाएगा, गलत है। दूसरा इसमें सही है कि इस योजना में केवल ग्रीनफील्ड उद्योग स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो पूछा गया इसमें असत्य है कौन सा, तो केवल एक जो है असत्य है, दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश के कौन से भाग इसमें शामिल हैं। पहला दिया गया उपक्रमों में 50% या इससे अधिक की सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री। दूसरा है उपक्रमों के प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण। तो कौन सा इसमें सही होगा, तो दोनों ही सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, हाल ही में देश में श्रम सुधार के अंतर्गत मौजूदा श्रम कानूनों को कितनी श्रम संहिताओं के द्वारा प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो 4 सही होगा इसमें, डी ऑप्शन। इसमें है मजदूरी संहिता, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा संहिता, तीसरा है औद्योगिक संबंध संहिता और चौथा है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थितियाँ संहिता। तो 4 इसमें सही होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के परिमाणात्मक साख नियंत्रण उपायों के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है देख सकते हैं आप, प्रत्यक्ष कार्यवाही इसमें शामिल नहीं है। और अगला जो प्रश्न है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष संस्था नाबार्ड का गठन किस कमेटी की अनुशंसा पर किया गया था। तो यह किया गया था बी शिवरामन कमेटी की अनुशंसा पर, और इसकी स्थापना आपको पता होगा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के कोर क्षेत्र उद्योगों में शामिल नहीं है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कपड़ा इसमें शामिल नहीं है। और इसमें है रिफाइनरी उत्पाद शामिल है, जो कि 8 प्रमुख कोर उद्योग हैं। रिफाइनरी उत्पाद है, इस्पात है, कच्चा तेल है, सीमेंट है, विद्युत है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, उर्वरक है, कपड़ा इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित अब्दुल्ला शाहिद किस देश के नागरिक हैं। तो ये नागरिक हैं मालदीव के, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल के दिनों में चर्चित रहा उमलिंग ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यह है लद्दाख में, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में नाटो का 31वां औपचारिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये किया गया है ब्रुसेल्स में, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2021 में नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका द्वारा 5वें महासागर के रूप में किसे मान्यता प्रदान की गई है। तो यह दक्षिणी महासागर, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 4 जो अन्य महासागर हैं उसमें है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद और अंटार्कटिक महासागर। 5वां जो महासागर का दर्जा दिया गया है वह है दक्षिणी महासागर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक उदार देश कौन सा है। तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा परियोजना में परिवहन कनेक्टिविटी सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ समझौता किया गया है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा बी ऑप्शन, एशियाई विकास बैंक, एडीबी। और अगला क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में एफडीआई अंतर प्रवाह में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को इसमें 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश कौन सा है। इसमें डी विकल्प सही होगा, अफगानिस्तान। और इसमें भारत को यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 135वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार किस राज्य में उच्च शिक्षा में संलग्न सर्वाधिक संस्थान स्थित हैं।
तो इसमें उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वह है रेनिन एंजाइम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। रेनिन जो है ये दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलकर दूध को दही में यह बदल देता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आइसोप्रीन का यह बहुलक होता है। और अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो पहला है बोरान, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा है कार्बन, चौथा है जर्मेनियम, पांचवा आयोडीन। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा और पांचवा, यानी कि कार्बन और आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ है बहुलक का नाम, दूसरी तरफ उपयोग दिया गया है। तो बुनायन हो जाएगा ये सिंथेटिक रबर, ए का सी हो जाएगा। ग्लिप्टल तो ये हो जाएगा आपका कपड़ा, दूसरे का ई हो जाएगा। और सी है पीवीसी, तो पाइप हो जाएगा ये, तीसरे का बी हो जाएगा। और चौथा बचा बैकेलाइट, तो ये हो जाएगा प्लास्टिक के स्विच, चौथे का हो जाएगा डी। तो सी ए बी डी आप देख सकते हैं, इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। दूसरा है उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं परंतु इनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है। तीसरा है एस्टर ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। तो प्रयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है? तो इसमें आपका तीनों ही सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। दूसरा है किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के संचरण के कारण होता है। तीसरा है ध्वनि तरंगे निर्वात में भी संचारित हो सकती हैं। तो उपयुक्त कथनों में से सही नहीं है कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है 1, 2, 3 तीनों ही सही नहीं है। तो ध्वनि तरंगे ये कौन सी तरंगे हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। और ध्वनि जो है संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। अतः ध्वनि वस्तुओं के कंपन के कारण उत्पन्न होती है, परंतु किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के विक्षोभ के संचरण के कारण होता है। और ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, ये निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो तीनों ही गलत है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये ऑप्शन सही होगा, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने इसकी खोज की थी। और यदि व्याख्या पूछा है किसके द्वारा किया गया था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अधिक ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी न जमे इसलिए हिमरोधी के तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीमेन किस भौतिक राशि का मात्रक है जिसे यस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत चालकता का। और अगला जो प्रश्न है, गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो इसमें मगरमच्छ ये आपका स्तनपायी जंतु नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग, ये आपका जो सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। अगला प्रश्न है, अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक तरफ घटना है, दूसरी तरफ यौगिक दिया गया है। तो यहाँ पे जो है अम्ल वर्षा हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ई का तीसरा। फिर है आपका प्रकाश रासायनिक धुंध, ये हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि बी का हो जाएगा चौथा। उसके बाद है हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, सी का दूसरा। और ओजोन परत की कमी हो जाएगा ये CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी का हो जाएगा पहला। 3, 4, 2, 1, तो 3, 4, 2, 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन निम्न में से किस प्रकार के विकिरण से होता है?
तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा आपका, अवरक्त विकिरण। और अगला प्रश्न अब देखते हैं कि पक्षी और स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, ये दोनों समतापी जीव हैं। दूसरा, इनमें चारकक्षीय हृदय पाया जाता है, चारकक्षीय हृदय पाया जाता है। और तीसरा है, इनमें श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही इसमें आपका तीनों ही सही हैं। डी विकल्प सही हो जाएगा कि ये दोनों समतापी जीव हैं और इनमें चारकक्षीय हृदय पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और इनमें श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो यह उत्तराखंड से हुआ था, बी विकल्प सही हो जाएगा। और ये इसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट की प्रेरणा से शुरू इस आंदोलन का उद्देश्य था वृक्षों का संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो COP9 ये आपका वान जर्मनी में हुआ था, ये क्या हो जाएगा? चौथा। COP10 ये आपका नागोया जापान में हुआ था, बी का हो जाएगा पहला। COP11 ये आपका हैदराबाद भारत में हुआ था, सी का हो जाएगा दूसरा। और COP12 ये आपका प्योंगचांग कोरिया गणराज्य में हुआ था, डी का हो जाएगा तीसरा। 4 1 2 3, 4 1 2 3 पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपको यहाँ पे कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला और तीसरा जो है ये आपका सही है, दूसरा गलत है और चौथा भी गलत है। तो इसमें सही पूछा गया है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, आईची जैव विविधता लक्ष्यों के तहत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसमें 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यह है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे एक सांविधिक निकाय भी है और ये स्वायत्त निकाय भी है, ए और बी दोनों सही होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, निम्न स्तर से उच्च पोषण स्तर तक ऊर्जा के हस्तांतरण को कहा जाता है? तो यह कहलाएगा आपका खाद्य श्रृंखला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा यह स्तनधारी जीव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में शामिल है? तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ड्यूगोंग हो गया, क्लाउडेड लेपर्ड हो गया और चीता, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूचित जीव की सूची में अनुसूची फर्स्ट में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसकी अधिकतम सांद्रता खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर होती है, ये आपका गलत है, बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका सी विकल्प आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधि की अनुमति है, ये आपका गलत है। इसमें जो है मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती है राष्ट्रीय उद्यानों में। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि अम्ल वर्षा का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। पहला है, अम्लीय वर्षा के कारण नाक श्वसन पथ में असहजता उत्पन्न होती है। दूसरा है, अस्थमा श्वसन संबंधी बीमारियां। तीसरा है, दीर्घकालिक ब्रांकाइटिस, पल्मोनरी एम्फीसेमा एवं कैंसर आदि। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो तीनों ही जो है आपका सही है यहाँ पे, डी ऑप्शन सही होगा। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है कौन सा? एक तरफ है अंतर्राष्ट्रीय समझौता या दूसरी तरफ है विषय, उनका कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, अंडर 2 गठबंधन दिया गया बाल अधिकार, तो ये आपका गलत है। अंडर 2 गठबंधन ये राज्य और क्षेत्रीय सरकारों का एक वैश्विक समुदाय है जो पेरिस समझौते के अनुरूप महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिए यह प्रतिबद्ध है। और तो बाकी जो है सभी यहाँ पे सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन, उच्च सागरीय अम्लीयता प्रवाल विरंजन का कारण बनती है, केवल 3 जो है ये सही है, बाकी पहला और दूसरा ये गलत है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं वैश्विक जैव विविधता आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका केवल एक जो है यह सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो यहाँ पे बी विकल्प आप देख लीजिए, नागरिक प्रक्रिया संहिता यह न्यायाधिकरण पर बाध्यकारी है, ये आपका जो है सही नहीं है, गलत है, बाकी सभी सही हैं। और एनजीटी का गठन पूछा जाता है कब हुआ था? 2010 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरित भवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों ही कथन जो है सही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है, पन्ना टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही है कि यह केन नदी जो है इस रिजर्व यानी कि टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, बिल्कुल सही है। पन्ना का क्षेत्र विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है, सही है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना यह बाघ अभ्यारण्य के भीतर ही स्थित है, तो तीनों ही सही है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यौगिक उर्वरक के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है? तो वह है आपका अमोनियम सल्फेट, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में किया जाता है? तो वह है आपका जीनॉन, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं कि इनमें से किसके कारण लोहे की वस्तुओं में जंग लगती है? यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण जो है जब लोहा जो है हवा के संपर्क में आता है तो उस पर फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण की भूरी परत बैठ जाती है, इसे ही जंग लगना कहते हैं और इससे लोहे का भार वह बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पदार्थ में स्वर्ण घुल जाता है? तो यह एक्वारेजिया, सी विकल्प सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया था? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है एवं उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरा है, संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित है एवं इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ना तो एक और ना ही दो, कोई भी जो है सही नहीं है। संविधान की प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है, बल्कि यह उन मौलिक मूल्यों को बताने का कार्य करती है जो हमारे संविधान का आधार है। और प्रस्तावना ये गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विचार लिया गया है? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रबंध करता है? तो यह है अनुच्छेद 330, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं सी ऑप्शन, अनुच्छेद 56 दिया गया, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता, तो ये आपका सही नहीं है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताता है और इसके अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद को धारण व कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। तीसरा, वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहला और तीसरा ये सही है, दूसरा इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ये ऑप्शन देख सकते हैं आप, भारत का प्रधानमंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये आपका सही नहीं है। वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य के द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव है? तो वह कटौती प्रस्ताव, ए ऑप्शन
सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों को संसदीय स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, तो 6 सप्ताह के भीतर प्राप्त होना चाहिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा के संदर्भ में सत्य कथन है, तो इसमें सी विकल्प जो है सही है कि यह केंद्र के हस्तक्षेप से राज्यों की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए है, भारतीय संविधान अपनी प्रकृति में आंशिक रूप से लचीला तथा कठोर दोनों है। कारण आर है, संविधान के उपबंधों को संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही संशोधित कर सकते हैं। तो उपयुक्त के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सी ऑप्शन कथन ए सही है, परंतु कारण आर जो है ये गलत है। और 115 नंबर प्रश्न है, लाभ के पद को परिभाषित किया गया है, तो ये किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि संविधान संशोधन के गलत युग्म को पहचानिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप देख लीजिए, 91वां संशोधन मंत्री बनने की योग्यता दिया गया, ये आपका सही नहीं है, ये गलत है आपका। यहाँ पे जो है 51वां संशोधन जो है ये मंत्री बनने की योग्यता से नहीं, बल्कि इस संशोधन से यह प्रावधान किया गया था कि केंद्र और राज्य में मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। बाकी सभी सही है। 61वां संविधान संशोधन वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें। और 101वां संविधान संशोधन यह जीएसटी हेतु अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। दूसरा है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। तीसरा है, स्थानीय निकायों का चुनाव भारत चुनाव आयोग संपन्न करवाता है। तो निम्न कथनों में से सही कौन सा है, सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन केवल 3 ये आपका सही नहीं है, बाकी 1, 2 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी शर्तें राजनीतिक पार्टियों के लिए आवश्यक हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी है, जिसके संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन देख सकते हैं कि महान्यायवादी को केवल राज्यसभा में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, वह किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है। दूसरा, उसे अनुच्छेद 66 के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा, 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर या 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व ही पद रिक्त हो जाएगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का गठन है आर्टिकल 148 के तहत जो है इनका गठन किया जाता है। और उसके पद से केवल उसी रीति या उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो दूसरा जो है गलत हो जाएगा इसलिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है कौन सा। तो इसमें आप देख सकते हैं सी ऑप्शन, अनुच्छेद 331 दिया गया SC ST सीटों का आरक्षण, ये गलत है आपका। अनुच्छेद 331 में उल्लेख है कि यदि राष्ट्रपति को यह लगता है या उनकी राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व यह पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में 2 से अनाधिक नाम का भी मनोनयन कर सकता है। तो सी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। अनुच्छेद 315 में है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग 316 में है, और अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है कौन सा। तो डी ऑप्शन देख सकते हैं आप, अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 40 गलत दिया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन है न कि समान कार्य के लिए समान वेतन।
अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये भी गलत है। अनुच्छेद 48 में दिया गया है यहाँ पे अनुसूचित जातियों के हितों का संवर्धन, गलत है। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन का गठन या संगठन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है? तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों से और उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है। यदि कुल पूछा जाए तो 9 राज्य और केंद्र शासित हो जाएंगे, लेकिन राज्यों की संख्या यदि पूछा जाए तो 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो कुल संख्या पूछा जाए तो 9 होगा और केवल राज्य पूछा जाए तो 8 याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, पश्चिम बंगाल और पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है कौन सा? तो इसमें आप देख सकते हैं सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी दिया गया है गौरैया, तो ये आपका गलत है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस या अथवा क्रौच कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सुमेलित है। बाकी उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय पशु बारहसिंघा है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। दूसरा है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एकमात्र ऐसा जनपद है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जनपद एकमात्र ऐसा जनपद है जो कि मध्य प्रदेश से यह 3 तरफ से घिरा हुआ है। आप उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो उसमें आपको जो है क्लियर हो जाएगा। और सोनभद्र एकमात्र ऐसा जनपद है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। एमपी से लगता है, उसके बाद ये झारखंड से लगता है, बिहार से लगता है और छत्तीसगढ़ से। कुल 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो दोनों ही कथन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन संख्या है 127। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो फुलहर झील ये पीलीभीत में है, ये का हो जाएगा चौथा। और नौह झील कहाँ पे है? ये किस जनपद में? तो मथुरा में है, ये बी का हो जाएगा पहला। करेला झील ये आपका लखनऊ में है, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और बखीरा झील तो ये आपका संत कबीर नगर में है, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 4 1 2 3 4 1 2 3 आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण झील हैं जिनमें सूर सरोवर झील पूछा जाता है। तो सूर सरोवर झील यदि पूछा जाए कहाँ पे है? तो ये आगरा में है। उसके बाद बेंती झील प्रतापगढ़ में है, लीलौर झील बरेली में है, मोती झील कानपुर नगर में है। तो ये जो है आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1960 में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो गिद्धा का संबंध कहाँ से हो जाएगा आपका? तो गिद्धा का पंजाब से, ए का हो जाएगा चौथा। जैता का संबंध हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, तो बी का हो जाएगा पहला। उसके बाद झूमर का संबंध हो जाएगा आपका राजस्थान से, सी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। और लावड़ी का संबंध हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र से, तो डी का हो जाएगा तीसरा। यानी कि 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में और आप याद रख सकते हैं कजरी है, जैता है ही, नौटंकी है, रासलीला है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य में आपका नकटा है, तमाशा है, पोवाड़ा है, लावड़ी है, तमाशा है, ये सब महाराष्ट्र का है। पंजाब का है गिद्धा, भांगड़ा, धमान। राजस्थान का गणगौर है, झूमर है, घापाल है, फूंदी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो है आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है यहाँ भी और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सूची 1 में कप ट्रॉफी दिया गया, दूसरे में खेल दिया गया है। तो रोवर्स कप का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से, ए का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद बाकर कप का संबंध हो जाएगा पोलो खेल से, तो बी का हो जाएगा पहला। रऊफ कप का संबंध किससे होगा? तो ये हॉकी से हो जाएगा, यानी कि सी का हो जाएगा दूसरा। और देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से, डी का हो जाएगा चौथा। 3 1 2 4।
तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को यहाँ भी सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उर्वशी का संबंध जो है आपका किससे हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं उर्वशी का संबंध हो जाएगा रामधारी दिनकर से, और ये उर्वशी जो है उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे जो है आपका ए का हो जाएगा चौथा। उर्वशी किसके द्वारा जो है लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर की एक महत्वपूर्ण रचना है। और इंटरनल इंडिया, तो ये आपका इंदिरा गांधी का है, यहाँ पे बी का हो जाएगा तीसरा। फिर है ब्रोकन विंग्स, तो ये सरोजनी नायडू के द्वारा जो है लिखा गया है, यहाँ पे सी का हो जाएगा दूसरा। और अवंती सुंदरी, ये है दंडी की, तो डी का हो जाएगा पहला। 4, 3, 2, 1, तो 4, 3, 2, 1 आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है, यानी कि सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन देख सकते हैं, कजाकिस्तान की राजधानी दिया गया है नियामी, ये आपका गलत है। कजाकिस्तान की राजधानी पहले अलमाटा थी, किंतु अब वर्तमान में कजाकिस्तान की राजधानी क्या हो गया है? नूर सुल्तान हो गया है, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक फैसले के तहत अब विदेशी नागरिकों को भारत में अपनी किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री के लिए किस संस्था से अनुमति लेनी होगी? तो आरबीआई से अनुमति लेना होगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अनुमति लेना होगा। अगला प्रश्न है, एडिसन एलायंस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया, एडिसन एलायंस का उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक और न्याय संगत उपलब्धता के लिए कार्य करना है, और एडिसन एलायंस ये डिजिटल अर्थव्यवस्था तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की एक अनूठी पहल है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं दूसरा वाला ये आपका सही नहीं है, बाकी जो है पहला इसमें सही है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन। आपसे पूछा गया है इसमें कि कथन सत्य नहीं है कौन सा, तो दूसरा इसमें सत्य नहीं है, गलत है, पहला सही है। और आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी ने जो है वर्तमान डिजिटल अंतराल एवं असमानताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया, और इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF ने एक एडिसन एलायंस शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही विश्व आर्थिक मंच ही एडिसन एलायंस के लिए सचिवालय और मंच के रूप में भी काम करेगा। तो इसमें पहला सही है, दूसरा जो है ये गलत है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। तो यहाँ पे है कि मार्च 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर यात्रा संबंधी निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राष्ट्रीय शहीद स्मारक परिसर में बकुल का एक पौधा लगाया। दूसरा है, यह यात्रा शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50 वर्ष पूर्ण होने से मुख्यतः जुड़ी थी। और तीसरा है, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री महोदय जेसोरेश्वरी काली शक्तिपीठ व शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे पर गए थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है पहला जो दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ एक राष्ट्रीय शहीद स्मारक परिसर में बकुल का पौधा लगाया, ये आपका यहाँ पे क्या है, सही नहीं है। बाकी दूसरा और तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया, सिल्वर अर्थव्यवस्था का संबंध वरिष्ठ या बुजुर्ग नागरिकों से है। दूसरा है, सिल्वर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवासीय सुविधा, परिवहन व्यवस्था बेहतर करने सहित विभिन्न बिंदु सम्मिलित हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे दोनों ही सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित अमृत महोत्सव काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अमृत महोत्सव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 के कार्यकलापों का उद्घाटन 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग से प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया गया। दूसरा, आज़ादी का अमृत महोत्सव 13 अप्रैल 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक चलेगा।
तीसरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी में आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन पहला और दूसरा जो है ये सत्य नहीं है, केवल तीसरा सही है। इसकी शुरुआत काकोरी में जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है काकोरी में आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया, ये सही है। पहला और दूसरा इसमें सही नहीं है, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। और जो है 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री महोदय ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव के जो है पूर्वावलोकन कार्यकलापों का उद्घाटन किया, और वहीं पर जो है इन्होंने आज़ादी पदयात्रा को जो है झंडी भी दिखाई। और आज़ादी का अमृत महोत्सव ये कार्यक्रम 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा, ना कि 2022 तक। तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, केवल तीसरा सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता पाई जाती है? तो पाया जाता है पंजाब में, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की सकल साक्षरता दर 73% रही है, ये आपका सही नहीं है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सकल साक्षरता दर जो है 67.7% है, और यदि पुरुष साक्षरता पूछा जाए तो आपका 77.3% है, महिला साक्षरता है 57.2%। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, ये बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है नगरीय क्षेत्र तभी माने जाते हैं जब निम्न में से किस विशेषता की अर्हता को पूरी करते हैं? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि वहाँ की न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, और वहाँ का जनघनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, और वहाँ कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में नियोजन हो, तभी वह नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आएंगे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सेना के द्वारा अप्रैल 2021 में ग्रीन एनर्जी प्लांट शुरू किया गया है? तो ये सिक्किम में शुरू किया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अप्रैल 2021 में जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 49वीं है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच वर्चुअल समिट का आयोजन किस यूरोपीय देश के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया है पुर्तगाल के द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया गया है, और उसके बाद है दूसरा इस रिपोर्ट में भारत की रैंक 142वीं है। तीसरा डेनमार्क को इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो उपयुक्त में से सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें पहला जो दिया गया है कि इस रिपोर्ट को जो है इस रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया गया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 सही है, पहला सही है। और दूसरा जो दिया गया है कि इस रिपोर्ट में भारत की रैंक 142वीं है। तीसरा गलत है, डेनमार्क को इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही नहीं है। तो पहला और दूसरा यानी कि सही कथन पूछा गया, पहला और दूसरा इसमें सही हो जाएगा। इसमें शीर्ष पर डेनमार्क नहीं है, स्वीडन है, याद रखिएगा कौन सा देश है, स्वीडन। अगला क्वेश्चन है मई 2021 में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से धन प्राप्ति के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है पहला, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विदेशी से धन प्राप्ति के मामले में भारत का स्थान पहला है, चीन को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में धन संप्रेषण का सर्वाधिक बाह्य प्रवाह यह संयुक्त राज्य अमेरिका से रहा है, यानी कि सर्वाधिक FDI है किस देश से मिल रहा है भारत को? तो USA से। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है वह है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, मथुरा में। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस शहर में दिव्यांगजनों के लिए अपनी तरह के पहले स्टेडियम का निर्माण किया गया है वह है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ में। और अगला जो प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर देश की पहली पॉड टैक्सी चलाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है वह है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, गौतम बुद्ध नगर में। और अगला प्रश्न है
20 से 23 सितंबर 2021 के मध्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जिनेवा में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अंतिम क्वेश्चन है ये आपका 2 सितंबर 2021 को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को सदस्य देश के रूप में नहीं जोड़ा गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, सऊदी अरब को। ब्रिक्स देशों के समूह के द्वारा स्थापित किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो इसने 2 सितंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में ब्रिक्स सदस्यों के द्वारा, जिनमें ब्रिक्स में है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? तो 2010 में शामिल हुआ था। पहले ये ब्रिक था, जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया तो इसमें ब्रिक्स के नाम से इसे जाना जाने लगा। और जो है ब्रिक्स विकास बैंक के रूप में पहले इसे जाना जाता था एनडीबी को। अब इसका मुख्यालय है चीन के संघाई में। तो यदि पूछा जाए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में है। तो दोस्तों ये था आपका यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए ये जीएस पेपर का पहला मॉडल पेपर था। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।